महत्वपूर्ण खबर के साथ जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी से हमला कर हवाई फायरिंग भी की है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक ने मस्जिद में घुसकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एमजीएम में भर्ती कराया है। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी से हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। तो तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये पूरी घटना जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पहले लाठी से हमला किया गया, उसके बाद फायरिंग की बात सामने आ रही। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवक पर लाठी से हमले का इस समय सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, गेट पर खड़ा हुआ शख्स लाठी से हमला कर रहा है और पीछे एक और शख्स खड़ा हुआ है। खबर यह है कि इसके बाद फायरिंग भी की गई है। सूचना का सत्यापन किया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से दिख रहा है एक लड़के पे पीछे से वार किया गया और उसके बाद एक अपराधी ने हवा में गोली चलाई है। हालांकि गोली लगने से किसी का को जख्म नहीं पहुंची है और इसमें 4-5 लड़के दिख रहे हैं। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर हजारीबाग से, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में सिंदूर पंचायत भवन के पास सिंदूर नदी से संदिग्ध हालत में एक बच्चे का शव मिला, जिसकी पहचान 11 साल की बच्ची के रूप में हुई। बच्ची बीते 27 मई से अपने 2 साल के भाई के साथ लापता थी। परिजनों ने पहले ही कटकम दाग थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब बच्ची का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। लड़की का शव मिलने के कुछ देर बाद ही पास के ही कुएं से 2 साल के मासूम का भी शव बरामद हुआ है। दोनों बच्चों के शव का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सभी जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरे बच्चे को बोले कि सही सलामत ला के देंगे, हम लोग उसी के आशा में सर हम लोग चुप हो गए। हम लोग रोना गाना भी बंद कर दिए, सुबह से शाम करवा दिए सर। लास्ट में मेरे बच्चे का लाश ला के दे रहे हैं और वो भी मेरे बच्चे को कीड़ा खा रहा सर। इतना बदबू, इतना गंदा आ रहा सर कि मैं बाप होके उसका सामने खड़ा नहीं हुआ सर। दूर से देख के साला मैं मुंह मोड़ लिया। इतना बेरहमी से हाथ पैर मुंडी सर सब काट डाला है सर। कोई पब्लिक भी चाहता ना बच्चा को बचाया जाए, ये लोग इसलिए निर्धन थे, वो भी बचा लेता। प्रशासन के पास इतना तंत्र रहता है, खुफिया रहता है। जब उसका माँ बाप बोल रही है बच्ची क्या कि ये इसके साथ गया है, उसके बाद पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। जिस तरह पोता में हुआ, उससे दर्दनाक घटना हुआ। छोटे छोटे बच्चों का हत्या किया गया। जो बच्चे आप देखिएगा वो बच्ची भी है, जिस तरह से बोल रही है, अरे बच्चा तो साक्षात ईश्वर का रूप होता है। और उस बच्चे का आप दर्द देखिएगा, जिस तरह से उस परिवार के साथ किया गया। ये पुलिस कहाँ सोई रहती है। जो ये 13 साल की बच्ची और उसका एक छोटा भाई है 3 साल का, 2 लाश हम लोगों को बरामद हुई है हजारीबाग पुलिस को, जो कि पोस्टमार्टम अभी उसका करवाया जा रहा है। और ये काफ़ी जघन्य अपराध है, जिसके अपराधियों की लगभग शिनाख्त कर ली गई है और हम लोग की सारी टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार चारों तरफ छापामारी की जा रही है और बहुत जल्द हम लोग अपराधी तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। हजारीबाग के इंदरपुरी चौक स्थित से लापता जो 2 मासूम थे, यानी 11 वर्षीय जो बालिका थी और 2 से 2.5 वर्षीय जो बालक था, दोनों का शव सिंदूर इलाके से मिला है। बता दें कि इसको लेकर जो है बताया जा रहा है कि थाने में जो है आवेदन भी दी गई थी। पिछले 27 मई से दोनों बच्चे लापता थे और लगातार परिजन के साथ जो है हजारीबाग पुलिस जो है वो खोजबीन में जुटी हुई थी। लेकिन आज की बात कर ले तो दोनों का जो शव है वो मिल गया है। एक का जो शव है, एक बालिका का जो शव है वो नदी के जो है वो किनारे से मिला है, तो वहीं जो छोटे जो नाबालिग बच्चे का शव है उसे एक कुआं से बरामद किया गया है। फिलहाल की अगर बात कर ले तो दोनों का जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस पूरे मामले पर जो है हजारीबाग पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और मामले की जो छानबीन कर रही है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग के मुख्य झंडा चौक पर। आपको जो तस्वीर दिख रहा होगा कि लोग जो है न्याय की मांग को लेकर अभी यहाँ पर झंडा चौक को पूर्ण रूपेण जाम किए हुए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले, जो हजारीबाग की जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रही है। लेकिन शांत न्यूज 18 हजारीबाग। जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां के इंदिरा चौक में शनिवार रात एक टेम्पो से बैटरी चोरी का मामला सामने आया। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार टेम्पो सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचा और वाहन की बैटरी निकालकर फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि घटना के दौरान एक पुलिस वाहन भी वहां से गुजर रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर भविष्य ही बदहाल व्यवस्था के बीच पढ़ने को मजबूर हो तो सवाल उठना लाजमी है। जामताड़ा के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर शिक्षा व्यवस्था की कई दावों की पोल खोल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये किसी खंडहर की नहीं बल्कि उस स्कूल की तस्वीर है जहां देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। जामताड़ा के नाला प्रखंड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की कहानी किताबों से कम और समस्याओं से ज्यादा भरी हुई नजर आती है। यहाँ कई बच्चे बेंच डेस्क के अभाव में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जिस परिसर में नन्हे कदम रोज अपने सपनों को आकार देने आते हैं, वही जगह जगह बने गड्ढे उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी चीज़ का बहुत दिक्कत है यहाँ। कुछ सालों से जो हम लोग इससे पहले पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम स्कूल पूरा अच्छा था, और अभी 8-10 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं स्कूल आ रहे हैं बच्चा को एडमिशन करवाने के लिए, तो देख रहे हैं गड्ढा है, बाथरूम भी ठीक नहीं है, पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है। स्कूल में बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन गर्मी से राहत देने वाले पंखे नहीं हैं। तपती गर्मी और उमस के बीच बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। भवन की दीवारें भी अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ये स्कूल लंबे समय से किसी की नजरे इनायत का इंतजार कर रहा हो। पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता और सुरक्षा भी किसी स्कूल की अहम जरूरत होती है, लेकिन यहाँ हालात और भी चिंताजनक है। 2 चापाकलों में से एक खराब पड़ा है, जबकि शौचालय में दरवाजा तक नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं को उठानी पड़ रही है। यहाँ पर हम आते हैं, इन लोग को मिड डे मील का भी इन लोग को ठीक सही समय में उनको भोजन का भी उपलब्ध सही का देख रहे व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। जब बेंच डेस्क का ये था उस समय प्रभारी हम नहीं थे। कब से प्रभारी हैं आप? प्रभारी हम 2020 से। तो 6 साल में अभी तक बेंच और डेस्क बच्चों को क्यों नहीं मिला? अभी बेंच डेस्क का डिमांड नहीं ये हुआ है, इसीलिए नहीं प्राप्त उपलब्ध नहीं हुआ। आप डिमांड नहीं किए हैं? डिमांड नहीं लिया तो क्या है, बिहार से डिमांड लेगा तब ना देंगे हम। सरकारी योजनाओं में शिक्षा और प्राथमिकता देने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मुर्गा डांगल स्कूल की ये तस्वीर पूछ रही है कि आखिर बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार कब मिलेगा? बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कब तक बदहाली के बीच बच्चे पढ़ेंगे? क्या यही है राज्य की अच्छी शिक्षा व्यवस्था? जामताड़ा से संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजनीतिक विषाद बिछ चुकी है। बस इसके पत्ते खुलने बाकी है। बीजेपी की राजनीति जहां बीजेपी शिफ्ट हो चुकी है, तो कांग्रेस को जेएमएम के जवाब का इंतजार है। राज्यसभा की बिसात तैयार, किसकी नैया होगी पार? दिल्ली में मंथन, रांची में इंतजार, किसके पक्ष में खेला इस बार? झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान 18 जून को होना है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर शह और मात देने को लेकर राजनीति बिसात बिछ चुकी है। एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी की राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को ही लेना है। वहीं दूसरी तरफ 34 विधायकों वाले जेएमएम की एक सीट पर जीत तय है, जबकि दूसरी सीट को लेकर खेला होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस को जेएमएम की ओर से दूसरी सीट को लेकर कोई भरोसा नहीं मिला है। देखिए, राजनीति में अगर मगर चुकी इसलिए पर कोई काम नहीं होता है। सब लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जीत हमारी किस में है, जीत तय कैसे होगी। देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, राज्यों को भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो
देश को संविधान के अनुसार चला रही है। जेएमएम सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक 4 जून तक पार्टी का कोई भी सदस्य राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव में समर्थन को लेकर बीजेपी की ओर से अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन वाला शब्द भी काफी तेजी से गूंज रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन का दावा कर रही है। भी भाजपा ने कोई कैंडिडेचर घोषित किया नहीं है, फिर भी अब सस्पेंस और दिलचस्पी बनी हुई है। अगर अंतरात्मा की बात अंत तक कायम रहेगी तो फिर वही 2012 के पहले के इतिहास में हमें लौटना होगा। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन निर्णय हमारे आला कमान करेंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय करेंगे कि किनको वोट करना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। अब सभी की नजरें सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के स्तर पर होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है कि क्या जेएमएम की ओर से कांग्रेस पर भरोसा जताया जाएगा या दूसरी सीट पर कांग्रेस को दावेदार बनाया जाएगा, या इस बार जेएमएम की ओर से कोई खेला किया जाएगा। कुल मिलाकर समझ आइए, गठबंधन के लिहाज से, जेएमएम और कांग्रेस के लिहाज से तो झारखंड में बनी रहे अपनी सरकार भी और राज्यसभा को लेकर बचा रहे अपना किरदार भी। कर्नल संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अब सोरेन परिवार से भी दावेदारी सामने आने लगी है। सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने पहली बार खुलकर राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। अब सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन अपनी भतीजी पर भरोसा जताएंगे? दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चाचा हेमंत करेंगे विचार, जयश्री का सपना होगा साकार। सोरेन परिवार की नई पुकार, राज्यसभा के लिए जयश्री तैयार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज है। एक तरफ राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दावेदारों की सूची भी लगातार लंबी होती जा रही है। इसी बीच सोरेन परिवार से एक नया नाम सामने आ रहा है। जेएमएम की पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन। जयश्री सोरेन ने भी अब राज्यसभा में जाने की इच्छा जता दी है। वो पॉलिटिक्स हो या कोई और काम हो, ये मांग जो आप कर रही हैं जयश्री, किस पार्टी से मांग कर रही हैं, और वास्तव में आपके दिमाग में कोई चेहरा होगा जिसके लिए आप बोल रही हो? डेफिनेटली हम अपने घर की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सबसे पहले ये मांग रखना चाहेंगे। जयश्री सोरेन ने भी अब राज्यसभा में जाने की इच्छा जता दी है। जयश्री ने जेएमएम को अपना दूसरा घर बताया और ये कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन को उनमें काबिलियत नजर आती है तो पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। साथ ही उन्होंने पार्टी के हर फैसले का सम्मान करने की बात भी कही। हमारे चाचा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ऐसा लगता है कि हमारे में वो काबिलियत है कि हम अपने कौम के लोग, अपने आदिवासी समाज के लोग जो इतने पिछड़े हैं आज भी, झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद भी, उनके लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हाँ, हम डेफिनेटली बोलेंगे कि आप हमको नजर में रखें, क्योंकि हम वो जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी से निभाना चाहते हैं और अपने समाज के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा की इस सियासी दौड़ में जयश्री सोरेन की दावेदारी कितनी मजबूत साबित होती है और क्या जेएमएम उन्हें संसद के उच्च सदन तक पहुंचाने का मौका देता है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में एक नया नाम चर्चा के केंद्र में जरूर आ गया है। संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दुमका के संथाल परगना के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, सफाई की कमी, बेड पर चादर न होने और आईसीयू में दुर्गंध जैसी समस्याएं सामने आई। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन और अधीक्षक को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि कई जगह पर डॉक्टरों और संसाधनों की कमी है, जिसे दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए
कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज और बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था, आने में थोड़ी देर हुई क्योंकि हम राजनीति करते हैं, आपको पता है। तो मैंने सबको बुलाया, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, यहाँ कांग्रेस भी है और भी लोगों का मांग था कि सर आप यहाँ आइए, तो मैं आया हूँ। और गैप ऑफ लैप्सेस है, ये मैं रियलाइज करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारे सुपरिटेंडेंट भी हैं, यहाँ हमारे सीएस भी हैं। हमने कहा कि आप लोग को हम भेजते हैं यहाँ कि आप लोग अपना एफर्ट दीजिए, आप लोग काम करें। और मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था संबंधित समीक्षा बैठक से पहले एडीजी मनोज कौशिक ने रांची पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, संगठित अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था, नारकोटिक्स और आगामी पर्व त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। एडीजी ने लंबित मामलों के जल्द निष्पादन और अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बेहतर कार्य करने वाले 23 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं बेहतर नेतृत्व के लिए रांची एसएसपी और सिटी एसपी को भी पुरस्कृत किया गया। आज रांची जिला में सीनियर एसपी और सभी ऑफिसर्स के साथ में गहन समीक्षा की गई, जिसमें अपराध, विधि व्यवस्था, नारकोटिक्स, ट्रैफिक और कुछ अपकमिंग जो फेस्टिवल्स हैं उनके जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स हैं उन पे वृहद चर्चा की गई है। तो इसमें मेनली जो हम लोगों के क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए तो उनकी समीक्षा की गई, और जहाँ जहाँ जो हम लोगों को थोड़ा कमियां महसूस हो रही हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है उस पे हम लोगों ने डिटेल में एक चर्चा की है और एक प्लानिंग बनाई है। और धनबाद परिसदन में 9 महीने बाद विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की है। बैठक में विधायक उमाकांत प्रचक, सुदीप गुड़िया, अरूप चटर्जी, अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से संबंधित रैयतों परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। इस बैठक में हम लोगों ने रिव्यू किया कि आज 9 महीना हो चला ये समिति का, तो उसका फलाफल क्या है, जिसमें से बहुत सारे चीज ऐसा था जिसका निराकरण तो होने ही वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, जिसके लिए पुनः कल 10वीं फिर बैठक है। तो जमीन का मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आज के दिन किसी भी गरीब रैयत के पास वो अवेलेबल नहीं है। तो ये बैठकर एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट नापी करने की बातचीत हुई थी। ये तमाम चीजें आज भी हम समझते हैं जो कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। आज के कार्यक्रम में विधानसभा की विशेष समिति थी जो कि जमीन संबंधित जो हमारे माइंस चल रहे हैं, खास करके एरिया 10 में बहुत महीनों से कि रैयत का ज़मीन कौन सा है, सरकारी ज़मीन कौन सा है, बीसीसीएल का कौन सा है। खास करके रैयत के ज़मीन का अगर मुआवजा नहीं मिला है तो जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले, जिसके पक्ष में बीसीसीएल भी है। और जेई एडवांस के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जिसमें झारखंड के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। शौर्य शेखर ने झारखंड में टॉप किया है और उन्हें ऑल इंडिया रैंक 414 प्राप्त हुई। वहीं स्नेहल राज सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया है और उनकी ऑल इंडिया रैंक 635 रही। छात्रों ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर केवल पढ़ाई और टीचर की ओर दिए गए असाइनमेंट पर ध्यान दिया। के भी रिजल्ट आ चुके हैं और कहीं ना कहीं झारखंड के भी छात्रों ने इसमें अपना जो
कौशल है, जो क्षमता है, उसे प्रदर्शित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड टॉपर भी मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस परीक्षा की तैयारियां की और ख़ास तौर से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो जेईई एडवांस में अपना जो कुशलता है वो दिखा सकें, अपने प्रतिभा को दिखा सकें। तो शौर्य, किस तरह से आपने तैयारियां की और क्या कुछ रहा? जी, मुझे फिजिक्स और मैथ्स के खंडेलवाल सर और केमिस्ट्री आर.के. गुप्ता सर ने पढ़ाया। हमने काफ़ी सारे टेस्ट दिए जिसके थ्रू हमने अपना टाइम मैनेजमेंट और अपनी स्पीड बढ़ाई और हमारे डाउट्स भी एफिशिएंटली क्लियर किए गए। टेस्ट के जस्ट बाद कर दिए जाते थे और सर ने जैसे जैसे गाइड किया हमने वो सारे बुक्स बनाए। और मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ये सबसे प्रिपरेशन के टाइम एटलीस्ट दूर रहें तो बेहतर है। परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट तो मैथ्स मैं कहूँगा कि लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जनरली लेंदी होता है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले जरूरी है जेईई एडवांस के लिए कि आप सब्जेक्ट के डेप्थ में जाएं, पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पढ़ें, सुपरफिशियल नहीं पढ़ें। कोई फार्मूला वगैरह है तो फार्मूला सिर्फ जान लेना सफिशिएंट नहीं है, उसके डेप्थ में कैसे वह फार्मूला डिराइव हुआ, उसके क्या क्या कंडीशंस थे, सब डिटेल में जानना जरूरी है। रिजल्ट जारी हुए हैं और कई बच्चों को इसमें सफलता मिली है। झारखंड के छात्र छात्राओं ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ इस वक्त जो झारखंड टॉपर थे, पहले टॉपर और सेकंड टॉपर, दोनों ने हमारे साथ बात की और ख़ास तौर से कहा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18।